बीजेपी को चलाने वाला आरएसएस है। जॉन बारला को शायद पता नहीं, 15 डंपर नहीं 21 डंपर है। वो डंपर कहाँ पर चलता है और वो कहाँ से लोड होता है अनलोड होता है। तो नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं अपनी शिक्षा में। साथियों, आज बहुत ही खास हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक प्रधान जी, वे बीजेपी में थे, लगभग वे 11 साल तक बीजेपी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि वे अभी टीएमसी में आ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। तो चलिए उनसे जानते हैं और उनके बातों को भी समझते हैं। 11 साल तक एक बीजेपी के ठोस कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पे थे, तो क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आप अभी टीएमसी में आए हुए हैं और वैचारिक रूप से कुछ ना कुछ बातें हो सकती है, इसको आप ज़रा हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा मैं उस टाइम में बीजेपी करता था जिस टाइम में शायद पश्चिम बंगाल में एक भी एमपी या एमएलए नहीं था, पंचायत भी शायद बीजेपी का नहीं था। लेकिन 2012 से मेरा ये बीजेपी का जर्नी स्टार्ट हुआ था। मैं लगातार 11 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी किया और 3 साल आरएसएस किया। आरएसएस आप सभी को पता है, जो बीजेपी को चलाता है, ठीक है, हर किसी को पता नहीं है, लेकिन बीजेपी को चलाने वाला आरएसएस है। उसके बाद जब पहली बार हम लोग टिकट के लिए जब अप्लाई किए, मनोज टिग्गा ऑलरेडी हार चुका था 2-3 बार। उस टाइम उनको टिकट मिलने का कोई मौका नहीं था, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करके इधर उधर करके उनको पहली बार फिर टिकट मिला। वो जीते भी बीरपाड़ा मादरीहाट विधानसभा से। लेकिन आज मैं 1.5 साल हो गया मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा हूँ। इसका पीछे का रीज़न ये है कि आज उनको मैंने इसलिए उनके साथ में खड़ा था कि वो एक शिक्षक थे, एक टीचर थे, और मुझे लगा कि मादरीहाट को बदलना है तो एक शिक्षक से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। एक चाय वाला आज हिंदुस्तान को लूट रहा है, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि एक शिक्षक होने के नाते वो समझेंगे बगान में जो भी मजदूर है उनका बेटा बेटी का फ्यूचर वो ऊपर तक बात करेंगे। और हमारे जैसे जो युवा जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो दर बदर भटकते, कोई केरला जाना पड़ता है, किसी को दूसरा स्टेट में जाके काम करना पड़ता है, इस चीज़ के ऊपर वो काम करेंगे बोल के हम लोग जी जान लगा के उनके साथ 11 साल थे। लेकिन बाद में एक बंगाली में कहावत है, जो लंका पहुँचता है वही रावण। हाँ। तो उनका भी नेचर वही हो गया। तो इसी कारण से मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के 1.5 साल पहले मैं टीएमसी में आया हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि मनोज तिग्गा को आपने जिस प्रकार से सोचा था कि काम करेंगे, क्या वो अपने क्षेत्र के लिए कर पाए? और हाल फिलहाल अभी उनको लोकसभा का टिकट भी मिला है, तो लगता है क्या काम कर पाएंगे वे? नहीं, देखिए, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं भले टीएमसी करता हूँ इसलिए मेरा बात सच है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप लोग खुद से क्वेश्चन कीजिएगा कि क्यों मैं मनोज तिग्गा को फिर से वोट दूँ या क्यों नहीं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी को कि जो इंसान पिछले 8 साल से मादरीहाट विधानसभा का जो एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने यदि एक काम किसी भी क्षेत्र के लिए करके दिखाया हो, तो आज भाई आपका चैनल से मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि मैं आज ही से राजनीति त्याग कर दूंगा। देखिए, एमएलए फंड में जो पैसा आता है जी, कहाँ जाता है? आप लोग लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने कहे कि राज्य सरकार करने नहीं देता है। ठीक है, राज्य सरकार आप लोगों को काम करने नहीं दे रहा है, तो राज्य सरकार जब आप लोगों को काम करने नहीं दे रहा है, तो आप एक स्कूल का टीचर थे, आपका 3 तला घर बन चुका है, आपका 15 ठू डंपर बन चुका है, आपका 2 ठू पेट्रोल पंप बन चुका है, आपका भाई का नाम का राशन दुकान सिंघानिया पे है, और ना जाने कितना आपका प्रॉपर्टी है। ये कहाँ से आया? जनता लेकिन ज़रूर पूछेगा भाई, कहाँ से आया? ठीक है, आपको स्टेट गवर्नमेंट पैसा भेज रहा है, राज्य आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेज रहा है, स्टेट गवर्नमेंट आपको काम करने नहीं दे रहा है। अच्छा। ठीक है, सही बात है, लेकिन वो पैसा आप रिटर्न नहीं भेज के आप क्यों अपना प्रॉपर्टी बना रहे हैं? जनता ये बात ज़रूर पूछेगा। वोट देने से पहले एक बार याद कीजिएगा, जो इंसान विधानसभा जैसे एक छोटा सा क्षेत्र के लिए काम नहीं कर सका, वो इंसान यदि लोकसभा में जीत जाता है तो संकोच से लेके चालसा तक जो एक मैप बना हुआ है लोकसभा का, यहाँ का इंसान को वो मिलने भी उनका मुश्किल हो जाएगा, काम तो दूर की बात है। तो उस दिन के एक डिबेट में टीवी चैनल में हमने देखा था, तो उन्होंने जो अपने रेल गेट का मुद्दा उठाया, मनोज तिग्गा ने इस पर अपनी बातें रखी, कहा कि राज्य सरकार, यहाँ की जो राज्य सरकार है, टीएमसी की गवर्नमेंट है, उनके लोग या उनके कार्यकर्ता सब यहाँ पे हमको काम करने नहीं दे रहे उस ब्रिज के लिए। तो इस पर आपके क्या विचार? देखिए, ये तो पानी जैसा साफ हो चुका है। डोलोमाइट का बिजनेस और उनका जो 15 डंपर है, एक्चुअली 15 नहीं है, मैं पर्सनली बताना चाहूँगा 21 डंपर है।
ठीक है। जॉन बारला को शायद पता नहीं, 15 डंपर नहीं 21 डंपर है। वो डंपर कहाँ पर चलता है और वो कहाँ से लोड होता है अनलोड होता है ये सभी को पता है। ये बीरपड़ा डोलोमाइट से चलता है। तो जो इंसान उसी जगह का नाम, उसी जगह को बंद करने के लिए वोट मांग रहा था, आज उसी जगह से वो 2 नंबर की कमाई कर रहा है, वो वहाँ से पैसा जीटी उठा के खा रहा है। तो आप सोचिए ना, राज्य सरकार करने नहीं दे रहा है या वो खुद करने नहीं चाह रहे। वहाँ पर फ्लाई ब्रिज बन जाएगा तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। सीधा बात है, पानी जैसा साफ। और मैं बात कहना चाहूँगा, आज एक पश्चिम बंगाल में एक अलग ही एक माहौल चल रहा है। इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं सनातन धर्म का लड़का हूँ, मुझे जय श्री राम बोलने में कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, मैं जय श्री राम कब बोलूँ, कहाँ बोलूँ, ये किसी का अधिकार नहीं है कि मैं मोदी के पूछ के बोलूँ कि जय श्री राम। भगवान मेरा है, मैं जय श्री राम जब भी बोल सकता हूँ। आज एक मुसलमान अल्लाह बोल सकता है, आज एक क्रिश्चियन जीसस का नाम ले सकता है। लेकिन सबसे दुख का बात यह है कि आज राजनीति में भगवान को उतारा गया है, वो भी सनातन होके। आज मोदी जी का भक्त कहता है कि जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो इसका मतलब क्या, 2014 तक, मैं आप ही को पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले क्या हम लोग को पता नहीं था राम था बोल के? तो आज ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि राम भगवान का फोटो छोटा है, मोदी जी का फोटो बड़ा है, मोदी जी का हाथ पकड़ के हमारा राम भगवान चल रहे हैं? तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये अंधभक्त बंद कीजिए, अब बात कीजिए। देखिए एक चीज़ नारा है, इससे पहले एक नारा था अब की बार मोदी सरकार, इस बार का नारा है अब की बार 400 पार और मोदी का गारंटी। ऐसा क्यों नहीं होता कि मोदी जी नहीं बोलते कि अब की बार हिंदुस्तान 1 नंबर में जाएगा? इनका नारा क्यों ऐसा नहीं होता, अब की बार देश को 1 नंबर में लेके जाएंगे? इनका नारा ऑलवेज मोदी पे सीमित, अब की बार मोदी सरकार, मोदी का गारंटी। अरे मोदी जी आप उतना, ये तो आपने तो पहले ही बोले थे जब 15 लाख करके सबका अकाउंट में डाल दूंगा, ब्लैक मनी लेके आऊँगा। आप बोले थे 2 करोड़ रोजगार हर साल। आप डिवाइड कर लीजिए, कम से कम इस वक्त तक 22 करोड़ युवा जनता को नौकरी मिल जाना चाहिए था, जहां पर एक भी नहीं है। अब पिछले इलेक्शन 2019 में हुए, उसमें लगभग मार्जिन 2.5 लाख समथिंग थे, बीजेपी ने उतने में जीत लिया था। तो इस बार क्या लगता है, इस बार जनता का विचार क्या होगा आपके विचार से? और साथ में जो आप तो एक युवा वर्ग है और स्टूडेंट को बखूबी समझ पाएंगे, तो नए वोटर्स बड़ा फैक्टर हो सकता है, तो इसमें आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, किस तरफ हो सकता है, टीएमसी या बीजेपी? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हम लोग बगान बस्ती क्षेत्र में रहते, हमारा गार्जियन बगान में दिन भर काम करने के बाद हमें 200-300 रुपये हाजिरा लेके देने के बाद ही हम लोग स्कूल जा पाते। तो इतना मेहनत करके जब हमारा गार्जियन हम लोगों को पढ़ाता है तो इतना हमारा समझ होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। आज युवा को मैं कहना चाहूँगा, जब आप लोग पहली बार वोट डालेंगे, एक चीज़ याद कीजिएगा, धर्म का लड़ाई नहीं है, लड़ाई है रोजगार का, लड़ाई है हिंदुस्तान का विकास का, लड़ाई है माँ बहन का सुरक्षा का। आज रोजगार आप लोग पढ़ रहे हैं, रोजगार नहीं है। बीजेपी का किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए, एक काम बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। पहले बोलता है अयोध्या में राम मंदिर। तो बीए पास करने के बाद, ग्रेजुएशन पास करने के बाद क्या हम लोग क्या अयोध्या में क्या भीख मांगने के लिए मंदिर के सामने बैठे? क्योंकि नौकरी तो नहीं है। आज देखिए आवास योजना जो आ रहा था, प्रधानमंत्री ने क्लियरली बोल चुका है कि 100 डे का पैसा भी पश्चिम बंगाल को नहीं देना है, आवास योजना भी नहीं देना है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा एक नेत्री है, दीदी ऐसा एक लीडर है जिन्होंने कहा कि मोदी ने नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं 50 दिन के लिए भी काम करवाऊंगा राज्य सरकार का फंड से। मोदी जी घर नहीं दे रहे तो क्या हुआ, मैं घर दूंगा अपना राज्य सरकार का फंड से। तो सोचिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैनागुड़ी पे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा तूफानी कारण से 400 से 500 परिवार का घर द्वार सब टूट गया था। जी हुआ। उसी रात 11 बजे हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी दी उसी रात 11 बजे मैनागुड़ी में पहुंच गए थे। लेकिन उसका 2 दिन बाद ही मैनागुड़ी पे भारत का प्रधानमंत्री का वहाँ पर एक सभा था, लेकिन उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि मैनागुड़ी वालों तुम्हारा हाल चाल क्या है।
जी। दीदी ने बोला कि उनको घर देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा, इलेक्शन का टाइम में घर देना अलाउ नहीं है। हाँ, तो कंडक्ट इंसानियत कहाँ पर है? आज वो 400 फैमिली स्कूल पे रह रहा है। ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल के इंसानों को ही सिर्फ सब कुछ भुगतना पड़ता है? मैनागुड़ी में आके मोदी जी कह के गए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने से 3000 करके मैं लक्ष्मी भंडार दूंगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मोदी जी से कि आपका जिस राज्य पे आपका सरकार है वहाँ पर आप पहला दीजिए 3000 करके महोदय, उसके बाद पश्चिम बंगाल का बात करना। पश्चिम बंगाल ऐसा एक स्टेट है जहाँ पर एक बच्चा का जन्म से लेके एक इंसान का मृत्यु तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ना कुछ उनको हेल्प करते हैं। तो यही बोलना चाहूँगा। तो साथियों, हमारे साथ अभी विवेक प्रधान जी जुड़े थे, तो इलेक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारे मुद्दे ही बताए और राजनीतिक स्तर पर क्या कुछ यहाँ चल रहे हैं और देश स्तर पर क्या चल रहे हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी बेहतर है, वो बीजेपी हो या टीएमसी, राज्य के लिए आप सभी को भी समझना है। और अलीपुरद्वार में किस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया हो रही है, इस पर भी उन्होंने बात की। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस टॉपिक पर बात की और हमें आपकी जानकारी एवं जो जानकारी की बातें लोगों को समझनी चाहिए इस पर भी अपने राय दी। धन्यवाद।